हेलो मेरे प्यारे साथियों, अथर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से आपके स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। एंड हम मेहरगढ़ की बात करेंगे। मेहरगढ़ यह प्राचीनतम, सबसे पुराना, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना मानव बस्ती के तौर पर जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट है आपका, मेहरगढ़ में स्थायी आवास के प्रमाण भी मिले हैं। और आपका बताया गया है इसके बारे में कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोहान नदी के किनारे पर स्थित है। बलूचिस्तान जो हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो आर्यों की जो मुख्य सामाजिक इकाई थी वो थी आपकी जन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका हो जाएगा, मगध महाजनपद डैश 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 नदियों से घिरा हुआ है, यानी खाली जगह में रिक्त स्थान में क्या आएगा? नदियों के नाम आएंगे कि मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है आपका मगध महाजनपद। अब हम कुछ महाजनपद की बात करेंगे। तो मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध महाजनपद। अब आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। और इसी के बारे में हम और बात करेंगे। तो ये आपका मगध 16 महाजनपदों की सूची जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिलती है। कहाँ से मिलती है इसकी जानकारी? इसकी जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से। और यहीं पे जैन ग्रंथ से भी 16 जनपदों की सूची मिलती है जो कि भगवती सूत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। और यही घोषणा उसने, कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो अशोक ने अपने 13वें बृहद शिलालेख में उल्लेख किया और इसी में इसने घोषणा भी की है कि वो अब युद्ध नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो केसरिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरिया। तो यहीं पे केसरिया पूर्वी बिहार के चंपारण में पड़ता है। कहाँ पे है केसरिया स्तूप? चंपारण में पड़ता है ये, पूर्वी बिहार में। केसरिया सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा स्तूप है। केसरिया न केवल सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा भी है स्तूप। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में पाया गया है। अब यहीं पे हम बात करेंगे कि हस्तिनापुर जो है मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन मंदिर मिले हैं। मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र में हस्तिनापुर के में प्राचीन मंदिर मिले हैं, अवशेष, मंदिरों के अवशेष, और लौह धातु कर्म मतलब लोहे की भट्टियाँ, जो लोहे के धातु के लिए काम करने के लिए जो वस्तुएं यूज की जाती हैं, लोहे की भट्टियाँ आदि इत्यादि, वो भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक थे। अब पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय पिथौरा भी कहा जाता था। और इनका दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो है चंद्रवरदाई की रचना है, जिससे कि हिंदी का प्रथम काव्य भी कहा गया है पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8,
मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित शासकों में से किसका इतिहास लिखा था? मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किसका इतिहास लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान का इतिहास डिटेल में लिखा था मिनहाज ए सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा, बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बथुकम्मा याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संबंध आपका तेलंगाना राज्य से है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अब आती है बात कि तेलंगाना जो है मनाया जाता कब है? कि सितंबर अक्टूबर में बथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। यह लगभग 9 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है ये? 9 दिन तक चलता है। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में तो मनाया ही जाता है, और ये तेलंगाना से सटे हुए आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। यह पुष्पों से संबंधित, रंग बिरंगा पुष्पों से संबंधित है ये महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? अब आपने कहा होगा भाई हरमिंदर साहिब तो सुना ही नहीं है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो आपका गोल्डन टेम्पल है, जिसे हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, वही आपका हरमिंदर साहिब भी कहलाता है। तो हरमिंदर साहिब आपका पड़ता है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। और हरमिंदर साहिब के साथ साथ दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है गोल्डन टेम्पल को। यहीं पे हरमिंदर का ही नाम स्वर्ण मंदिर है। ये पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, स्वर्ण मंदिर हरमिंदर की नींव गुरु रामदास जी ने रखी थी। किसने रखी थी? गुरु रामदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था, यह कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबर द्वारा बनाया गया आराम बाग उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पड़ता है, स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई हैं? तो मैं बताना चाहूँगा औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। यहीं पे हम औरंगजेब के बारे में करेंगे बात। तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू करवा दिया था, एंड औरंगजेब ने संगीत वाद्य यंत्र पर पाबंदी नहीं लगाई थी। यही कारण है कि सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। अब हम बात करेंगे यहीं पे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नियमित जनगणना जो हुई वो भी रिपन के समय में ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डर्फिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो वो ए ओ ह्यूम को जाता है, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवन ह्यूम। राइट, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ए ओ ह्यूम। इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करूंगा, और अंत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।